नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें आने वाले 1 घंटे में पढ़ेंगे हम 10 सवाल जो होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, रोज का हमारा कार्यक्रम यही बोलने का है, तो आदत पड़ चुकी है। ठीक है, रट गया है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। सक्सेस इज द सम ऑफ द ऑल एफर्ट रिपीटेड डे इन डे आउट। दोस्तों, यह बताता है कि सफलता है क्या? सफलता आखिरकार वो परिणाम है जो आपने दिन रात काम किया है, उसका परिणाम जो आपको सफलता के रूप में मिलता है। जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए? एक दिन सेलेक्ट हो जाने के लिए एग्जाम में। लेकिन हर रोज आपको लगातार और नए तरीके से मेहनत करनी होगी। इसके लिए अपने मन को बांध कर रखना होगा और लगातार अपने आप से ये वादा करना होगा कि तब तक सफल नहीं होता, नींद चैन को मैं त्याग दूंगा। इस दुनियादारी को मैं छोड़कर अलग ही मेहनत करता रहूंगा। सिर्फ 1 साल ये मेहनत कीजिए, दुनिया आपके पीछे होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की शुरुआत। हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते के पारंपरिक चिकित्सा आयुष को शामिल करने के लिए ऐतिहासिक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, अभी हमने देखा था, एक तो देश है ओमान। ओमान, और ओमान के बाद न्यूजीलैंड, और इनसे पहले ईयू, यूरोपियन यूनियन। इन तीनों के साथ हमने क्या किया था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। अब इन तीनों देशों में से ये ऊपर के जो 2 देश हैं, इन देशों में हमने क्या किया है? जो हमारा पारंपरिक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी इसी में समझौते में हमने एक क्लोज डाल दिया था कि हम इसको भी आपके देश में भेजेंगे। और वो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को हमने सारी को इकट्ठा करके एक रूप बना दिया है उसका, और जिसको हमने नाम दिया था आयुष। आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेद, भारत का आयुर्वेद, और वाई पर योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। दोस्तों, ये सारे जो पांचों हैं, ये हमारी चिकित्सा प्रणाली का मजबूत हिस्सा है, और जो कई हजार साल से हमारे यहाँ चिकित्सा प्रणाली चली आ रही है, उसको नया जीवन देने के लिए हमने आयुष की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, तो 29 सितंबर 2014 को हमने इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया था, और इस मंत्रालय का नाम था आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, इसके लिए एक अलग से ही हमने मंत्रालय बना दिया था, आयुष मंत्रालय। अब इस आयुष मंत्रालय ने क्या किया है? जैसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ओमान के साथ और न्यूजीलैंड के साथ, उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमने एक क्लोज डाल दिया है कि आपको हमारी जो ये आयुष पद्धति है, इसको भी अपने यहाँ उपचार में शामिल करना होगा। तो इसके मंत्री भी आप लिख लीजिए, श्री प्रताप श्री प्रताप सिंह राघव इसके मंत्री हैं। कौन है? तो प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव इसके वर्तमान में मंत्री हैं। ये क्या है? ये राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री। और इन्हें इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है ये इसके मंत्री ना होकर उससे छोटे राज्य मंत्री है, लेकिन मंत्री की अनुपस्थिति में पूरा कार्यभार इनके कंधों पर है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आयुष की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? अब आप बोलोगे हमने भेज तो दिया है, कह दिया है, पर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जो हमारी आयुष प्रणाली है, जो हमारी प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, इससे वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। तो इससे लाभ क्या होगा? हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को वैश्विक पहचान मिलेगी, वैश्विक पहचान मिलेगी। क्यों दोस्तों? देखो, ये प्रणाली आज ही तो नहीं है, ये हजारों वर्षों से है। लेकिन इसको पहचान क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि हमने इसको विदेशों में भेजा ही नहीं, और जब भेजा नहीं तो लोग पहचान नहीं पाए, और पहचान नहीं पाए तो मांग नहीं बढ़ी। अब जब हम इसको भेज रहे हैं तो क्या होगा? पहचान बढ़ेगी तो लोगों को फायदा होगा, तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? हमें आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी इसकी दवाइयों की, और हमारा निर्यात बढ़ेगा।
निर्यात बढ़ेगा। तो जो हमने मेक इन इंडिया के तहत जो हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था को 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं और तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले। अभी हमने क्या किया है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। किसको पीछे छोड़कर, तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत से आगे कौन है, यूएसए, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जर्मनी। और जर्मनी को पीछे छोड़ने का लक्ष्य हमारा कब तक है, तो 2030 तक हम इसको पीछे कर देंगे। और भारत की जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी, 7.14 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इतनी भारत की जीडीपी होगी, भारत का ये लक्ष्य है। तो इसी क्रम में इसको बढ़ाने के लिए हमें हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। उसमें से एक क्षेत्र हमारा चिकित्सा का भी है, जो सेवा क्षेत्र में गिना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये काम शुरू कर दिया है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जितने भी हमने इसमें तथ्य हैं आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण, उनको शामिल कर लिया है। चलिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जिसने अभी ये शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं, हमने 2 देशों का जिक्र किया है यहाँ पर, एक ओमान और एक न्यूजीलैंड। दोनों को देख लेते हैं। चलिए, पहले चलते हैं ओमान। जैसा कि आजकल हम समुद्र की यात्रा कर रहे हैं ना, आजकल हम फ्लाइट से नहीं जाते, समुद्र से जाते हैं। तो समुद्र से जाते हैं तो रास्ता भी तो देखना पड़ेगा। अब ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। अब भारत से अगर हम दिशाओं का, मैंने आपको देखना सिखाया है, इधर वाली ईस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ, ये वाली वेस्ट और नीचे वाली साउथ। तो अगर हम भारत से पश्चिम में चले तो ये पड़ता है अरब सागर। अरब सागर जो हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर के सामने, भारत के सामने पश्चिम में एक देश पड़ता है जिसका नाम है ओमान, और इसकी राजधानी क्या है, मस्कट। मस्कट इसकी राजधानी है। और बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ओमान की मुद्रा है रियाल। क्या है, ओमानी रियाल। क्या है इनकी मुद्रा, तो ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ओमान सिर्फ यहीं पर नहीं है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यह है हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, जल संधि क्या होती है, दो पानी के बड़े भूभाग को एक छोटी सी नाली जो जोड़ दे, वो संधि कहलाती है। ये किसको जोड़ती है, तो इधर है इसके ओमान सागर, ओमान की खाड़ी। और इधर से कौन सी खाड़ी है, इधर ये वाली खाड़ी आपको दिख रही है, यह है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है, हॉर्मुज जल संधि कहलाती है। अब हॉर्मुज जल संधि अलग किसको करती है, ये तो जोड़ने वाली बात हो गई। अब अलग किसको करेगी, तो आपको ये पीला पीला जो देश दिख रहा है, ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और इसके ऊपर ये नीले रंग में है ओमान, यानी ओमान का एक हिस्सा यहाँ पर है और एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। तो ये जो हॉर्मुज जल संधि है किसको अलग कर रही है, ये कर रही है ईरान को ओमान से अलग। ठीक है, ज्यादातर को कंफ्यूजन होता है कि यूएई को अलग करती है, यूएई को नहीं, ओमान को अलग करती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड आएगा नहीं, इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटू सा देश है ना। अबे आजा भाई, चलो भारत को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारत से तो आप समझ ही गए। चलिए, अगर हम भारत से अब चलते हैं, मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान बता ही दिया है, अब चलते हैं पूर्व में। पूर्व और दक्षिण के बीच से अगर हम चले तो यहाँ पर हमारा अंडमान पड़ेगा और ये खाड़ी पड़ेगी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से हम आगे बढ़ते हैं तो अंडमान सागर, अंडमान सागर से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक जल संधि पर मिलेगी जिसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। अब वो मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है दक्षिणी चीन सागर से अंडमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि मलक्का जल संधि। अलग किसको करेगी, तो ये यहाँ पर, जैसे वहां पर ओमान छोटू सा था, तो यहाँ पर मलेशिया के नीचे एक छोटू सा देश है जिसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर को अलग कर रही है किससे, इंडोनेशिया से। या मैं बोलूं कि मलेशिया को अलग कर रही है किससे, तो इंडोनेशिया से। तो दोनों को ये अलग करती है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं इंडोनेशिया के द्वीपों से होते हुए एक नए कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। और इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशेनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं या ओशेनिया भी कहते हैं, ओशेनिया। अब इस ओशेनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया को मैं दिशाओं में बांट दूं तो ये पूर्व और नीचे वाली दक्षिण।
अब पूर्व और दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व में एक देश पड़ेगा, ये इसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है? न्यूजीलैंड इसका नाम है। डॉलर इसकी करेंसी है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। इसकी खोज किसने की थी? न्यूजीलैंड की खोज की थी जेम्स कुक ने। जेम्स कुक देखो थे तो ये पहले से ही, लेकिन अंग्रेजों ने ये चालाकी की है कि जब उनको किसी चीज का पता लगा, उन्होंने ये कह दिया कि हमने ही इसकी खोज की है। ये बात नहीं कही कि हमें पता इसका तब लगा, उन्होंने ये कह दिया कि हमने इसकी खोज की। खोज के लिए क्या तुमने बना दिया था क्या वो? लेकिन अंग्रेजों की चालाकी देखिए। क्या भारत पहले नहीं था? भारत पहले से था। भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है, लेकिन कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भाई, भारत तो पहले था, आपको नहीं पता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेम्स कुक ने इसकी खोज की। यहाँ की राजधानी वॉलिंगटन हो गई। अब ये दो द्वीपों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ एक दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। अब ये उत्तर दक्षिण के बीच में एक जल संधि है, इसको हम बोलते हैं जेम्स स्ट्रेट या कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट, यहाँ पर जितनी भी चीजें सब कुक के नाम से। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड को वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड को हाल ही में कहा था कि ये महाद्वीप होने की सारी योग्यताएं रखता है, यानी इसको अलग महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। अलग महाद्वीप, और अलग महाद्वीप में कौन सा हो जाएगा? तो ये 8वां महाद्वीप होगा। और इसका नाम क्या रखा है? जीलैंडिया। जीलैंडिया इसका नाम रखा है। ठीक है, तो जीलैंडिया से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जीलैंडिया में कौन सा देश आता है, तो न्यूजीलैंड आता है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यूनेस्को। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? तो वो है लखनऊ को किया है। आप बताएंगे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दोनों चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, हाल ही में सेंजाओ मिशन किस देश द्वारा भेजा गया? तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि चमगादड़ का नाम है चीन। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कोच्चि में किया गया है। कोच्चि कहाँ पर है? तो हमारे दक्षिणतम राज्य केरल में है। ठीक है, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने और कब की? देखो, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, इसकी शुरुआत हमारे पीएम मोदी जी करते हैं। कब? तो हमारे पीएम मोदी जी का जन्मदिन आता है 17 सितंबर 2025 को, और इस जन्मदिन पर हमारे पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पड़ोसी देश की शीर्ष अदालत के साथ लॉ क्लर्क आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, हमारे यहां अभी जो सीजीआई है उनका नाम है सूर्यकांत। सूर्यकांत हमारे सीजीआई हैं। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जो भारत है या भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो भूटान के सुप्रीम कोर्ट के, भूटान के न्यायालयों के 2 क्लर्कों को क्या करेगा? अपने यहाँ कार्य कराएगा, यानी काम पर रखेगा। काम पर रखेगा, क्यों रखेगा भाई? ये रखेगा इनको ट्रेनिंग देने के माध्यम से। ट्रेनिंग देना, इनका क्या है? ट्रेनिंग देना। और इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा इनका 3 माह का। 3 माह का कार्यकाल होगा, और इनको जो वेतन मिलेगा या मेहनताना मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास से देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट देने वाला है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? देखो, भूटान की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान जो है चाइना और भारत के बीच में बफर स्टेट का काम करता है और भारत का सहयोगी है। भारत ने उसकी सुरक्षा की गारंटी भी ली हुई है। तो भारत के उसके यहाँ पर जो बार बार किसी भी माध्यम से उसकी सहायता की जाती है, वो इसलिए कि भारत के पक्ष में भूटान का सहयोग बना रहे। इसी क्रम में अब यहाँ के जो युवा विधि है, युवा विधि, युवा होते हैं जो आने वाली पीढ़ी है, विधि पेशेवर जो हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। पेशेवर बोले या क्लर्क बोले, क्लर्कों को हमारे यहाँ क्या मिलेगी? इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग देने का कार्य कौन करेगा? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट इसके माध्यम से भारत और भूटान के संबंधों को क्या करेगा? मजबूत करने का कार्य
करने वाला है। बराबर। चलिए बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ भाग 6 में अनुच्छेद 124 में है। कई बार हम बता चुके हैं, आज नहीं बताएंगे, आज समय थोड़ा कम है, फिर कभी बताएंगे। चलिए भूटान, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं भूटान कहाँ पर है। तो भूटान जो भारत के एकदम गोद में बैठा हुआ है, ठीक है। भारत और यहाँ पर चाइना और यहाँ पर भारत। भारत का ये राज्य है जिसे सिक्किम के नाम से जानते हैं, सिक्किम। नीचे ये राज्य है, इसका नाम है असम। यहाँ पर असम हो गया और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर इनके बीच में फंसा हुआ है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और इनकी मुद्रा क्या है, तो इनकी मुद्रा है न्यू बुल्ट्रम। न्यू बुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। भारत ने इसका हमेशा रक्षा सहयोग किया है। जब भी चाइना इसको कब्जाने के चक्कर में रहता है तो भारत जाकर उसको खदेड़ देता है। यहाँ की राष्ट्रभाषा की बात करें, राष्ट्रभाषा जोंगखा यहाँ की राष्ट्रभाषा है। यहाँ के राजा, वो यहाँ पे क्या है, अभी भी राजशाही है। यहाँ पर भूटान में अभी भी राजशाही है और भारत उसकी राजशाही का समर्थन करता है। तो इनका नाम है जिंगमे सिंघिये वांगचुक। ये इनके वर्तमान में क्या है, तो राजा है। चलिए हाल ही में जनजातीय गौरव पखवाड़ा 150वीं जयंती किसके उपलक्ष्य में मनाई गई, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाई गई। अगस्त 2021 में तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान में पहली बार किस देश ने अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त किया जा रहा है, तो भारत ऐसा करने वाला है। हाल ही में चीन ने थोरियम मोल्टन साल्ट प्लांट किसके लिए बनाया है, तो थोरियम से यूरेनियम बनाने के लिए। किस लिए, यूरेनियम बनाने के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भारत में थोरियम कहां पाया जाता है, तो भारत में थोरियम पाया जाता है सर्वाधिक केरल में। और केरल में एक मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है मोनोजाइट सॉल्ट। इस मिट्टी में ये पाया जाता है, तो भारत में इसके प्रचुर भंडार हैं। भारत के लिए खबर अच्छी है। हाल ही में किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया है, तो इसमें किया गया है मदुरई को। ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। इस शहर को घोषित किया गया है। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विकसित की है दोस्तों, एक देश है मैक्सिको, जो यूएस के दक्षिण में है। यूएस के दक्षिण में। अब यहां पर जो इसकी राजधानी है इसकी मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, और कैसा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसकी वैज्ञानिकों ने एक 3D आंतरिक यानी अंदर की संरचना बनाई है। और इसका नाम क्या है, तो इस ज्वालामुखी का नाम है पोपोपोटेपेटल, ठीक है। ये इस ज्वालामुखी का नाम है, सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें बार बार विस्फोट होता रहता है। तो वैज्ञानिकों के लिए इसकी आंतरिक संरचना को जानना था, तो उसके लिए इन्होंने ये कार्य किया है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, तो इसके लिए इन्होंने हाई रेजोल्यूशन 3D इन्होंने सिस्मोग्राफ के द्वारा इसका अध्ययन किया है। किसके द्वारा, तो सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मो क्या होता है, जो इनका भूकंप होता है ना, कंपन होता है, कंपन के द्वारा इसकी आंतरिक संरचना का अभी निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो इसके इन्होंने बहुत सारे सिस्मिक शोधकर्ताओं के विशेषज्ञों की इन्होंने इसमें सहायता ली है और उसका विश्लेषण करने के बाद AI एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग की सहायता से इसका उपयोग किया गया है। बाकी वो आपके जानने की कोई जानकारी है नहीं, तो आपके लिए जो जरूरी है वो मैं बता देता हूं। तो शोधकर्ताओं ने सिस्मिक यानी भूकंपीय तर्क संकेतों के विश्लेषण करने के बाद AI एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग का उपयोग करके ये बनाया गया बायोसिस्मोग्राफी की इसमें स्थापना की गई, ठीक है। बाकी ये आपके जानने की जरूरत नहीं है। हाँ,
पोपोकोटेपेटोल के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैक्सिको सिटी से लगभग 72 किलोमीटर की दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है और यहाँ पर 5,452 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इसमें देख रखी है और अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये ज्वालामुखी है और इसमें बार बार विस्फोट होता रहता है। तो इसके अंदर की संरचना अभी हमने सिस्मिक के माध्यम से एआई के द्वारा इसको बनाया गया है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो ज्वालामुखी हैं ये बनते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा ज्वालामुखी के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी, ये देखिए, यह है पृथ्वी हमारी और इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये 3 भागों में हम पृथ्वी को बांटते हैं। अंदर वाला हिस्सा कोर और उसके ऊपर वाला बीच वाला हिस्सा मेंटल और सबसे ऊपर वाला क्रस्ट के रूप में हम जानते हैं, यानी इनको ये नाम दिए गए हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर मैं पृथ्वी का ये वाला हिस्सा छोटा सा काट लूं तो ये ऐसी संरचना निकल के आएगी। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये है कोर। अब कोर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य कोर और एक अंदर वाला। जो बाह्य कोर और अंदर वाले कोर को अलग करने वाली असंबद्धता है उसे हम लेहमैन असंबद्धता के नाम रूप में जानते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बाहरी कोर को आंतरिक कोर से जो बीच में एक संरचना है जो दोनों को अलग करती है वो क्या कहलाती है, तो लेहमैन कहलाती है। वहीं निचली मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं, निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल। निचली मेंटल को बाह्य कोर से अलग करने वाली गुटनबर्ग है, वहीं ऊपरी मेंटल को रेप्टी करती है। ऊपर वाली जो क्रस्ट है उसके भी 2 भाग हैं, ऊपर और नीचे। जो मोहे हैं वो निचली को ऊपरी मेंटल से अलग करती है और ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करने वाली कोनराड है। तो ये इन सबको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है। दोस्तों, हमारी जो ये नीचे वाली आंतरिक संरचना है ये कठोर है, उसके ऊपर ये लिक्विड है और जो काफी गर्म है। अगर हम नीचे जाएं, नीचे की ओर जाएं, तो वहां पर तापमान और दाब दोनों की में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, साथ साथ दाब भी बढ़ता है। और ये जो ऊपरी मेंटल है ये भी लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, अब लिक्विड अवस्था में है तो इससे क्या होता है, तो दोस्तों हमारे यहाँ जो प्लेटें हैं, प्लेटें 3 प्रकार की गति करती हैं। एक, अगर वो दोनों एक साइड जा रही हैं, आपस में एक तरफ जा रही हैं, इसको बोलते हैं हम अभिसारी गति। क्या बोलते हैं, तो इस गति को बोलते हैं अभिसारी गति। अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इसको बोलते हैं अपसारी गति। अगर दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर से निकल जाती हैं तो इसको बोलते हैं समानांतर गति। ठीक है, अब ये तीनों गति ही पृथ्वी पर भूकंप आने का कारण होती है, ज्वालामुखी विस्फोट का कारण होती है। कैसे, अब ये देखिए दोस्तों, अब यहां से एक प्लेट इधर खिसक रही है और ये इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है, यानी ये वाली इधर गति कर रही है और ये वाली इधर गति कर रही है। अब ये जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट है वो नीचे झुक जाती है, हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है। नीचे जब ये चली जाती है तो नीचे तापमान अधिक है, मैंने आपको बताया, और तापमान अधिक होने के कारण ये पिघलने लगती है। ये क्या होता है, ये पिघलने लगती है और जब ये पिघलती है तो क्या बनता है, लावा बनता है, यानी ये लिक्विड अवस्था में आ जाती है। और लिक्विड अवस्था में आने के कारण जब यहां से 2 प्लेटें आपस में दूर जाएंगी यानी अपसारी गति करेंगी, अपसारी गति करने के कारण यहां पर एक जगह बन जाती है, दरार पड़ जाती है, जिससे ये मैग्मा बाहर निकलता है और एक ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में ये बाहर निकलेगा। क्योंकि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो ये निकलने की जगह ढूंढेगा और जो ऊपर वाला क्रस्ट है जब इसे तोड़कर निकलता है तो उसे विस्फोट कहते हैं, इसीलिए ये ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, ये ज्वालामुखी विस्फोट, वो ज्वालामुखी ऐसे फटते हैं। उसके बाद ये गति आपको मैंने समझाई थी और यहां पर ये गति जो अपसारी है और दोनों प्लेट एक साथ आए तो अभिसारी है। तो विश्व के कौन कौन से मुख्य ज्वालामुखी हैं, तो जैसे मोनालोवा कहाँ का है, हवाई द्वीप यूएसए का, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये भी आप बात याद रखेंगे। किलोलुआ, किलोलुआ यूएसए का ही है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से एक है। माउंट एटना इटली का है। माउंट फ्यूजी जापान का है।
माउंट सेंट हेलेनस ये वॉशिंगटन यूएसए में है। काकाताओ इंडोनेशिया का है। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया का है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट तॉल फिलीपींस का है। माउंट विशुवियस इटली का है। यहाँ पर आप स्ट्रॉम्बोली और लिख लेंगे, स्ट्रॉम्बोली, जो इटली के क्षेत्र में भूमध्य सागर में स्थित है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। एरेबस मेयापी और ओजस डेल सलाडो जो चिली का है और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा। चलिए मैक्सिको के बारे में हम आपको कई बार बता ही चुके हैं अमेरिका पढ़ाते हुए, एक बार और देख लीजिए। तो ये किस में है? तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है। किसके नीचे है? तो यूएसए के दक्षिण में है। यूएसए और इसकी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो रियो डी ग्रांडे नदी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और इसका जो मुद्रा है वो मैक्सियन पैसो है। मैक्सियन पैसो इसकी मुद्रा का नाम है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, हाल ही में गूगल प्रोजेक्ट सनकेचर डेटा सेंटर कहाँ लगाया जाएगा? तो ये अंतरिक्ष में लगाया जाने वाला है। कहाँ पर? तो अंतरिक्ष में लगाया जाने वाला है। अंतरिक्ष में। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण को शोषण को रोकने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके लिए 6 नवंबर को दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में आया निसार। तो निसार का मतलब नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो किसका है? नासा का और इसरो का, यानी यूएस और भारत का दोनों का सम्मिलित है। हाल ही में ओपन एआई इंडिया एक्यू बेंचमार्क के कितने भारतीय भाषाओं के प्रश्न शामिल किए जाएंगे? तो इसमें 11 भाषाओं के प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो भारतीय भाषा है। हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल के आयात पर लगी मात्रात्मक सीमाओं को हटाकर मुक्त श्रेणी में शामिल कर लिया है? दोस्तों, अभी तक क्या था, भारत ने 1 जनवरी से और 30 जून के बीच, 30 जून 2026 तक के लिए इसमें प्रतिबंध को बढ़ा दिया था। किस पर बढ़ा दिया गया था? तो जो हमारा कोक है, कोक कौन सा? तो जो है मेटालॉजिकल कोक, इस पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस पर जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इस पर अब वित्त मंत्रालय ने क्या कर दिया है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। और इसकी वजह से अब जो हमारा मंत्रालय जो हमारे व्यापार को देखता है या आयात को देखता है, उस मंत्रालय ने भी क्या किया है? इसके आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। अब ये हटाया क्यों गया है? दोस्तों, इसका उपयोग होता है हमारे यहाँ इस्पात बनाने में। इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि जो भारत में कोयला पाया जाता है वो क्या है? मध्यम श्रेणी का कोयला है। और मध्यम श्रेणी का कोयला होने के कारण इसमें कार्बन की मात्रा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अब ये कोक क्या होता है? तो ये जो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, इसको उच्च ताप पर बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के इसको तपाया जाता है और तपा के इसको बनाया जाता है। अब ये बनने के बाद हमारी इंडस्ट्री में इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोकिंग कोयल को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब जाकर ये बनता है। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें कम अशुद्धता होती है, कम अशुद्धता और कार्बन की उच्च मात्रा पाई जाती है। कार्बन की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया था? क्योंकि प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था कि बाहर वाले देश हमारे यहाँ पर इस सामान को पटक देते थे। और इसके कारण क्या था? जो हमारे लोकल खदानें हैं वहां से कोयला निकालने की जो प्रोग्रेस थी या जो हमें फायदा हो रहा था, उसको नुकसान पहुंच रहा था। भारत अपने यहाँ के क्षेत्र को ऊपर नहीं उठा पा रहा था, तो इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रतिबंध लगाने के बाद देखा गया कि हमारे यहाँ जो इस्पात बनाने वाले कारखाने हैं उनका प्रोडक्शन घट गया, क्योंकि उतनी गुणवत्ता वाला कोयला उनको नहीं मिल पा रहा था। तो अब वित्त मंत्रालय ने क्या किया है? वित्त मंत्रालय ने इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि जो विदेशों से कोयला आएगा उस पर हम कुछ शुल्क लगा देते हैं, जिससे कि वो अपने यहाँ का खराब माल हमारे यहाँ पटक कर ना चला जाए।
तो यहाँ पर उनका माल महंगा पड़ेगा, तो वो ज़्यादा माल यहाँ पर नहीं भेजेंगे, लेकिन हमारे ज़रूरत का सामान आता रहेगा और हमारा इस्पात जो उद्योग है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अभी कोयले पर ये लगा दिया है। बात करें कोयले की, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? तो कोयले के 4 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है एंथ्रासाइट और इसमें लगभग 80 से 76% तक कोयले की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी, उतनी ही ये ताप अच्छा उत्पन्न करेगा, यानी धुआं कम निकलेगा। ठीक है, दूसरा होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस ये दूसरे प्रकार का होता है और इसमें 75 से 70% कोयले की मात्रा पाई जाती है, सॉरी कार्बन की मात्रा। तीसरा होता है लिग्नाइट और लिग्नाइट में लगभग 70 से 65% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और सबसे खराब होता है पिट और इसमें लगभग 40 से 45 से 50% कोयले की मात्रा पाई जाती है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो वर्टिकल कॉइल के बारे में जो मैंने आपको बात बताई वो सब मैंने लिख के दे दी है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारत का बोत्सवाना से कितने चीते अगले महीने लेने की योजना बना रहा है? तो 8 चीते बना रहा है। हाल ही में 2025 में भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो इसके लिए 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। हाल ही में पारादीप फास्फेट्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को चुना है। हाल ही में किसने कहा है कि कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा? तो ट्रंप ने कहा है, रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध और आधुनिक निगरानी के लिए गठित की गई विशेष फोर्स का नाम क्या है? अभी दोस्तों आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा कि अब युद्ध सैनिकों के कम होते हैं, बाकी तकनीकों के ज्यादा होते हैं। अब लोग गोला लेकर खुद फेंकने नहीं जाते, अब क्या करते हैं, छोटे छोटे सस्ते ड्रोन लाते हैं और दूर से बैठकर उनको उड़ाकर हमला करते हैं। अब क्या हुआ है, इसी कारण भारत ने अग्निवीर जैसी योजना को अपने यहाँ लागू किया, क्योंकि आजकल सैनिकों की कम तकनीकी की ज्यादा आवश्यकता है। अब क्या हुआ, जैसे इसको देखते हुए भारत ने एक नई ब्रिगेड का निर्माण किया है। ठीक है, नई फोर्स का निर्माण किया है, फोर्स का गठन किया है और इस फोर्स का नाम है भैरव फोर्स का निर्माण किया है। इसमें क्या होगा, इसमें लगभग 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर होंगे, और जो क्या करेंगे, ये ड्रोनों को ऑपरेट करेंगे। यानी अगर भारत किसी पर हमला करता है या भारत पर कोई हमला करता है तो भारत के पास इतनी बड़ी फोर्स होगी कि वो 1 लाख ऑपरेटरों के साथ किसी पर भी हमला बोल दे। अब इससे सबसे ज्यादा चिंता किसको होनी चाहिए? इसके सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए एक पिद्दी सा देश है बांग्लादेश, उसको, और पिद्दी के पिताजी पाकिस्तान, दोनों को। उसके रिएक्शन आने भी लगे हैं, घबराहट देखी जा सकती है। ठीक है, तो अभी नई इन्होंने एक फोर्स का गठन किया है जो नई पीढ़ी की होगी, उन्नत ड्रोन क्षमताओं से लैस होगी। ठीक है, अभी पहले क्या था, पहले भारत में इसके तहत भैरव के तहत 15 बटालियन बनाई गई थी। अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दिया है, 25 बटालियन कर दिया है। यानी अब 25 बटालियन होंगी, पहले गठित की गई थी, बटालियन गठित की गई थी, अब इनको बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 25 बटालियन कर दिया है। यानी भारत सेना के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ये घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा अभी की गई है। किस अवसर पर? तो अभी आप जानते हैं एक अवसर आया है हमारे यहाँ, 15 जनवरी आने वाला है, और 15 जनवरी को जयपुर में, जयपुर कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, और यहाँ पर सेना की परेड होने वाली है, सेना की परेड प्रदर्शनी होने वाली है। अब इस प्रदर्शनी में भारत की जो भैरव ब्रिगेड है, भैरव फोर्स है, ये भी भाग लेने वाली है। ऐसे ऑपरेटर लेकर ये चलेंगे और फटाफट लोगों को नेस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। और इस परेड में 15 जनवरी को भैरव फोर्स भी हिस्सा लेगी। 15 जनवरी को क्यों? क्योंकि 15 जनवरी को हम मनाते हैं, 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाते हैं। अब बात करें इस थल सेना की, तो पूरी जानकारी हम जान लेते हैं, इतिहास क्या है। देखो हमारे यहाँ
जो थल सेना का स्थापना की गई थी, स्थापना वो अंग्रेजों के समय की गई थी 1 अप्रैल 1895। 1 अप्रैल 1895 को हमारे यहाँ इनकी स्थापना की गई थी, है दिल्ली में। वर्तमान में इसके हेड यानी अध्यक्ष कौन है? तो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करें कि 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी को 1949 को इसको स्वतंत्र तौर पर, क्योंकि भारत 47 में आजाद हुआ, तो ये स्वतंत्र भारत की सेना बनी, स्वतंत्र भारतीय थल सेना के रूप में इसका गठन किया गया। बन तो पहले ही गई थी, लेकिन थल सेना के रूप में जो स्वतंत्र है ऐसी मान्यता कब मिली? तो ये हमारे आजादी के बाद 15 जनवरी 1949 को मिली। और जो इसके पहले अध्यक्ष रहे वो कौन थे? तो वो थे एम करियप्पा। ये इसके पहले अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो इसके पहले सेना प्रमुख करियप्पा थे। 15 जनवरी को इसलिए हम सेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के लिए स्वयं वेतन अवकाश की सुविधा दी है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। कौन सा बना है? तो नाटक करने वाला कर्नाटक। हाल ही में नेक्स्ट फॉर 19 किस देश की विकसित की गई कार सेल थेरेपी है? तो कैंसर के इलाज के लिए भारत ने विकसित की है। हाल ही में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बेलम कहां पर है? तो ब्राजील में है। बेलम ब्राजील में आयोजित हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो वाराणसी में दिखाई है। अभी पहली स्लीपर ये कैसी है? वंदे भारत। और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये कहां पर चलाई गई? तो ये हावड़ा कहां पर? कलकत्ता। हावड़ा कलकत्ता से और गुवाहाटी तक चलाई गई है। ठीक है, गुवाहाटी असम तक चलाई गई है। हाल ही में कौन कर्नाटक के इतिहास के सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले राजनेता बन गए हैं? अभी क्या हुआ है? वर्तमान जो इनके मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक जिसकी राजधानी बंगलुरु है, और यहाँ के जो वर्तमान सीएम हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। और सिद्धारमैया अब जनवरी 2026 में सबसे अधिक समय तक कर्नाटक के सीएम मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इनसे पहले 7 वर्ष 8 महीने एक मंत्री रहे थे जिनका नाम था देवराज उर्स, जो 7 वर्ष और 8 महीने कार्यकाल था। इनका रिकॉर्ड इन्होंने हाल ही में तोड़ दिया है। तो सिद्धारमैया जो किस पार्टी से हैं? तो सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, तो इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए, तो ये सिद्धारमैया है, अब इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे ज्यादा तो हमारे योगी जी रह चुके होंगे। चलिए बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक है हमारे दक्षिण में कर्नाटक, और इसकी सीमा लगती है किस किस राज्य से? तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यहाँ पर गोवा। इसकी राजधानी बंगलुरु है। इसके सीएम सिद्धारमैया हो गए। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहाँ की बात करें सीटों की, देखो कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसके पास विधान परिषद भी है। विधान परिषद किस किस के पास है? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। भारत में 6 राज्य हैं जिनके पास अपनी विधान परिषद है। ठीक है, तो उसी में एक कर्नाटक भी है। यहाँ पर अगर बात करें लोकसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ पर 28 है। राज्यसभा में यहाँ पर 12 सीटें हैं। और यहाँ पर बात करें अगर विधानसभा जो मुख्यमंत्री को चुनती है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की यहाँ पर
224 सीटें हैं, 224 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ पर 75 सीटें हैं। ठीक है, जितनी बिहार में है उतनी ही यहाँ पर है। चलिए यहाँ के नृत्यों की बात करें, नृत्य यहाँ के सबसे आपको याद रखना है यक्षगान, कुनीता, यक्षगान, कुनीता, लांबी, यक्षगान, कुनीता, लांबी और कुर्गा, ये यहाँ के नृत्य हुए। बात करें नेशनल पार्क की तो नागरहोल, नागरहोल, बनेरघट्टा और नागरहोल, बनेरघट्टा और कौन से हैं, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, अंसी, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, अंसी, तो यहाँ के ये बांदीपुर, बांदीपुर और है बांदीपुर, तो ये 5 यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय सेनानी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हमारे स्थापित हुआ है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? तो इसका स्थापना की गई है हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हाल ही में की गई है, छत्तीसगढ़। एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो वो केरल है। केरल के पास 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हाल ही में डेविड एजले की बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है, बुकर पुरस्कार तो किसे मिला है? फ्लैश उपन्यास के लिए मिला है। फ्लैश उपन्यास के लिए किसे मिला है? तो डेविड सेजले को मिला है। हाल ही में भारत और अंगोला ने किस क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हस्ताक्षर किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कृषि सीजन के लिए न्यूट्री बेस्ड सब्सिडी की दरों में मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने क्या कहा है? केंद्र सरकार ने रबी की फसल के लिए, किसके लिए है? तो रबी की फसल के लिए मंजूरी दी है। किसके लिए दी है? तो रबी की फसल 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। किसके लिए दी है? तो पोषक तत्व आधारित जो हमारे उर्वरक हैं उनके लिए दी है। किसके लिए? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दी है। सब्सिडी दी है किसके लिए दी है? तो 2025-26 में जो रबी की फसल आने वाली है, रबी की फसल उसके लिए दी है। रबी की फसल जौ, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, तो इनके लिए सबके लिए दी गई है। ठीक है, तो भारत सरकार ने अभी इसकी घोषणा की है। और ये जो उर्वरक है ये किसके अधीन आता है? तो ये भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालयों के अधीन आता है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है? सब्सिडी की घोषणा कर दी गई है कि रबी की फसल के लिए हम इन सब्सिडी की घोषणा करते हैं। ठीक है, ये जारी कब तक रहेंगी? तो ये लागू होंगी 1 अक्टूबर 2025 से और 31 मार्च 2026 तक जो भी इनकी खरीद होगी उस पर लागू होगी। अब इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें आता है फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की जितने भी उर्वरक हैं उन पर ये लागू होती है। कौन कौन से? तो लागू होगी पी एंड के। पी एंड के बोले तो फास्फेटिक और पोटास, इन उर्वरकों पर ये लागू होने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में। पोषक तत्व आधारित 1 अप्रैल 2010 से की गई थी इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना है। जो हमारे यहाँ नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है उसको कम करना इसका उद्देश्य था। योजना के तहत नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास और सल्फर की प्रति किलोग्राम निश्चित सब्सिडी दी जाती है। यानी हमारे यहाँ किसानों को खाद पर जो सब्सिडी मिलती है इसी माध्यम से दी जाती है। सब्सिडी की दरें वैश्विक कीमत और घरेलू जागरूकता के अनुसार वैश्विक आधी वर्ष संशोधित की जाती है। यानी ये हर साल या आधे साल के तौर पर हर साल हम इनको संशोधित करते हैं, इनकी जो कीमत है उसको। उर्वरकों को पोषक संरचना के आधार पर सब्सिडी दी जाती है या ब्रांड या कीमत के आधार पर, जिससे किसानों को सशक्तिकरण मिल सके। अभी 25 उर्वरकों को ग्रेड बढ़ाकर 28 पीएन के उर्वरक ग्रेड सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। पहले 25 को कराई जाती थी, अभी से बढ़ाकर 28 कर दिया गया है।
खरीफ 2024 में जोड़े गए ग्रेड कौन कौन से हैं? तो मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, सल्फर, इन पर सभी पर दी जाने वाली सब्सिडी है। किसान को डीएपी में सहारा मिलता है इसके माध्यम से। अन्य प्रमुख सब्सिडी डीएपी पर 29,805 की पर मीट्रिक टन मिलती है। बाकी अदर 14,028 और 7,000 इतनी सब्सिडी किसानों को दी जाती है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास कहां पर हुआ है? तो ये बेलगावी कर्नाटक में, बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। हाल ही में पारित असम बहुविवाह निषेध विधेयक किस लिए है? कि बहुविवाह को रोकने के लिए। हाल ही में प्लक मुच्छल का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस लिए दिया गया है? तो मानवीय कार्यों के लिए। हाल ही में भूटान कालचक्र का अभिषेक किसने किया? हमारे पीएम मोदी जी ने किया, अभी यात्रा पर गए थे तब। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कितनी राशि पीपीपी मॉडल पाइपलाइन का अनावरण किया है? तो अभी क्या किया गया है हमारे यहाँ? पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो हम निर्माण करने वाले हैं उसके, तो इसके माध्यम से पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका आसान शब्दों में समझें, जैसे हमारे आजकल यहाँ टोल टैक्स चलता है तो उसमें पब्लिक का भी पैसा लगता है, प्राइवेट कंपनी बनाती है उसको, दोनों की पार्टनरशिप के माध्यम से अवसंरचना का निवेश होता है। तो अभी हमारी सरकार ने 17,000 करोड़ के पाइपलाइन अनावरण किया है, इतने प्रोजेक्ट हम चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ, ऐसी सड़कें बनेंगी, पैसा आपको ही चुकाना होगा। हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल का पुरस्कार है तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में उड़ीसा के किन 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है, एक तो पुरी का तट है और दूसरा तट है उसका नाम है सुनापुरा। हाल ही में भारत में कितनी गहराई तक विश्व की सबसे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है? तो 6,000 मीटर की करने जा रहा है। चलिए, इंडिया रेटिंग्स के हालिया अनुमान के अनुसार विश्व आर्थिक दबाव के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कितनी होगी? देखो, हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग्स। ये क्या करती है? ये रेटिंग्स जारी करती है, किसकी? अर्थव्यवस्था की रेटिंग जारी करती है। अब इसने कहा है विश्व का अमेरिका के प्रतिबंध भी भारत पर लगे हैं, टैरिफ भी बढ़ा दिया है। इन सब के बावजूद 2027 में भारत 6.9% की वृद्धि दर से वृद्धि करने वाला है, और जो विश्व में सबसे ज्यादा होगी। अमेरिका कितना भी कोशिश कर ले, हमें झुका नहीं पाएगा। इनका कहने का इनडायरेक्ट वे में ये मतलब है। गरुड़ 2025 वायु अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। गरुड़ किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। तो इस बार हम फ्रांस पहुंचे हैं कि भैया आज तेरे ही करते हैं नाश्ता। हाल ही में हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 85 है। नंबर 1 पर सिंगापुर है, और ये लगभग विश्व के 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। भारत के पासपोर्ट द्वारा लगभग हम 56 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। 30वें CII पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो CP राधाकृष्णन, और जो तमिलनाडु के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में तमिलनाडु से भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में भारत ने विश्व की किस स्थान पर सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? तो भारत 6ठे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल ने किसे अपने स्वास्थ्य बीमा इकोसिस्टम के लिए नया CEO चुना है? तो ये हैं डॉक्टर S प्रकाश। किसको चुना है? तो डॉक्टर S प्रकाश को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आज का सेशन थोड़ा जल्दी में और छोटा रहा, क्योंकि आज समय की थोड़ी अनुपलब्धता के कारण हमें ऐसा करना पड़ा। कल हम पूरी फोर्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।